भी बाइजेक्टिव है, शुरू में ही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, और ये भी आपका क्या है, बाइजेक्टिव है। अगर ये दोनों आपके बाइजेक्टिव हैं तो हमें पता है कि कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव मैपिंग्स इज ऑल्सो बाइजेक्टिव, तो इसको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैपिंग्स का अगर आपने पढ़ा है ऑलरेडी तो यू नो दैट कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव मैपिंग्स इज ऑल्सो ए बाइजेक्टिव मैपिंग। अगर ये भी बाइजेक्टिव है तो ऑब्वियसली जो भी बाइजेक्टिव मैपिंग्स होते हैं वो इस तरह की कॉम्बिनेशन को बिलोंग करते हैं। तो ये ये दोनों भी बाइजेक्टिव आएंगे, दोनों का कंपोजिशन, तो ये भी इस सेट को बिलोंग करेगा, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली इसी तरीके से आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी बता सकते हो। इसके लिए लेकिन आपको 3 परमुटेशंस लेनी पड़ेगी, एफ दिस, ठीक है, इस सेट को बिलोंग करता है। तो अब सबसे पहले हमने क्या ले लिया, दिस। आपको पता है यहाँ पर ये आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच, ये आपको शो करना है, शुड बी इक्वल टू एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच, ठीक है। ऑब्वियसली जब भी कंपोजिशन आपको शो करने की बात आएगी तो किसी एलिमेंट को लेके ही शो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ में हमने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ये हो गया एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच एट सम एलिमेंट एक्स, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप निकाल रहे हो तो इसका मतलब हो गया आप निकाल रहे हो सबसे पहले एच ऑफ एक्स के साथ ही आएगा, एफ कंपोजिशन जी मैंने ऐसे ही रखा, यहाँ आ गया एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स निकलेगा यहाँ पे, विच कैन बी रिटन एज, सबसे पहले एच का हटा कंपोजिशन, फिर जी का, क्योंकि यहाँ निकाल नहीं सकते हो सो यहाँ पे मैंने सीधे क्या लिख दिया, सिर्फ कंपोजिशन हटाया है, आंसर पता ही नहीं है क्या है तो इसलिए सिर्फ कंपोजिशन हटा रही हूँ। तो यहाँ पे अब जी का भी हट गया, सिमिलरली अब आपका एफ़ के साथ भी कंपोजिशन हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, एफ इंटू जी, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। सिमिलरली बच्चे इसका भी यही आएगा, पहले यहाँ पे एफ़ का हट जाना है, फिर जी का हट जाना है, फिर एच का हट जाना है, मतलब फिर एच का हट जाना है, जो भी है। तो यहाँ पर इसका कैसे आ जाएगा, इसका यू कैन सी दैट एफ कंपोजिशन पहले दूसरे एलिमेंट का हटेगा ना, तो यहाँ पर आएगा जी ऑफ एच, पूरा ब्रैकेट में था जी ऑफ एच ऑफ एक्स, इसका ब्रैकेट हटा पूरा का पूरे का। अब इन दोनों में से पहले कौन सा है, ये, इसका हट जाएगा, ये आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। दोनों से हमने सेम आंसर निकाला है यहाँ पे, सो एसोसिएटिव है, लेकिन फ़र्क ये आया कि इस तरफ के एलिमेंट का पहले हटता है, हटा यहाँ पे, इधर ये पूरा का पूरा सेट एक ही एलिमेंट था तो पहले इसका हटा। नाउ व्हाट अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, हमें पता है इसके केस में हम आइडेंटिटी एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से, और जब हमारे पास एन फैक्टोरियल एलिमेंट्स मतलब परमुटेशंस बनती है, उनमें से एक परमुटेशन ये भी तो होती है जिसमें हमारा सेम एलिमेंट होता है और सेम इमेज होती है, सेम एलिमेंट सेम इमेज, 1 का 1 2 का 2, क्योंकि सारी पॉसिबिलिटीज़ हम लिखते हैं तो एक पॉसिबिलिटी वो भी होगी, तो वो हो गया उसका आइडेंटिटी, ठीक है। सिमिलरली अब आते हैं यहाँ पे इन्वर्स के लिए, तो इन्वर्स में आपके पास एफ जो है वो हमेशा एक मैपिंग होती है एस से लेके एस तक, तो इसका मतलब ऐसी मैपिंग तो एग्जिस्ट करती है ना जो एस से लेके एस तक जाती है। अब वापस एस से लेके एस तक आओ, दैट इज़ एफ इन्वर्स, वापस से ये एक बाइजेक्टिव मैपिंग है, पहले भी हमने पढ़ा जो बाइजेक्टिव मैपिंग होता है वो इन्वर्टिबल होता है, इन्वर्टिबल मतलब उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया, एफ इन्वर्स भी तो आपकी मैपिंग एस से लेके एस तक आई, अगर वो बाइजेक्टिव है तो ये भी बाइजेक्टिव हुई, अगर ये बाइजेक्टिव है तो ये भी किसको बिलोंग करेगा, ये भी इस सेट को बिलोंग करेगा, अगर ये भी इस सेट को बिलोंग करेगा तो ये इसका क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा। अगर इन्वर्स है ये इसका, तो इसका मतलब है जब भी मैं इन दोनों का कॉम्पोजिशन निकालूंगी तो मेरे पास ये आइडेंटिटी के बराबर आएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो निकाल के देख लेते हैं, ऑब्वियसली निकलेगा एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स, तो किसी एलिमेंट पे निकालना पड़ेगा, यहाँ इसको पहले ब्रैकेट में रख दो, तो सबसे पहले ये कंपोजिशन हटेगा विच मीन्स एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज एफ इनवर्स ऑफ एक्स, व्हाट इज एफ इनवर्स ऑफ एक्स, दैट इज सॉरी दिस इज दिस इंटू दिस का इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ये किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। नाउ एफ इंटू एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसके लिए मैपिंग भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ दिस इज एक्स देन दिस इज एफ ऑफ एक्स, नाउ इफ दिस इज वाई देन दिस इज एफ इन्वर्स ऑफ वाई, ठीक है। जो भी है यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हमने एक मैपिंग डिफाइन की, एफ ऑफ एक्स को मैंने मान लिया दैट इज़ इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब हो गया जब ये इन्वर्स इधर गया तो एफ ऑफ वाई इज़ इक्वल टू एक्स, तभी होगा ना, एफ जब इधर जाएगा इन्वर्स बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एफ इन्वर्स ऑफ एक्स निकालोगे तो एफ इन्वर्स ऑफ एक्स निकालो, या यहाँ से आप कर लो, दिस इज फर्स्ट एफ इन्वर्स ऑफ एक्स,
and second one is f inverse composition of f of x. This is equal to f inverse of f of x. Now what is f of x? F of x is y. This is equal to f inverse of y. यही ना इसकी वैल्यू f of x की y, बट ये बन गया f इनवर्स ऑफ y, इसकी जगह पे मैंने y लिख दिया, बट f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू x. ये आ गया x के इक्वल, ठीक है. x को आई कैन राइट इट एज आइडेंटिटी ऑफ x, ठीक है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, हर एक एलिमेंट की इमेज अपना ही सेट होता है, तो दिस कैन बी रिटन एज आई ऑफ आइडेंटिटी परमुटेशन ऑफ x. सिमिलरली यहाँ आइडेंटिटी इंटू x सिंपली लिख रही हूँ, तो आपका ये सीधे क्या आ गया, आइडेंटिटी ऑफ x को सिंपली आ गया. सिमिलरली आप इसको इस तरफ से भी अगर प्रूव करना चाहोगे तो ये मेरे पास आएगा f इनवर्स ऑफ दिस, बट यहाँ पर अगर आपका f इन्वर्स है पहले, तो f इन्वर्स के साथ कभी भी y x एलिमेंट नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि मैंने y इस सेट में क्या एलिमेंट्स लिए हैं, इस सेट में मैंने एलिमेंट्स y लिए हैं. ऑब्वियसली अगर x इसमें है तो y इसमें है, अगर x इसमें है तो यहाँ पे f ऑफ x होगा, यहाँ x नहीं होगा, ठीक है. यहाँ पे f इन्वर्स ऑफ y, तो ये y के साथ डिफाइंड होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा f इन्वर्स ऑफ y. f इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू x. ये आ गया f ऑफ x. f ऑफ x इज इक्वल टू y. नाउ व्हाट इज y? दैट इज आइडेंटिटी ऑफ y एलिमेंट. सिंगल एलिमेंट आया ना, सो बोथ आर इक्वल. तो ये प्रूफ हो गया कि ये ग्रुप होता है. Sn इज ए ग्रुप अंडर कंपोजिशन ऑफ मैप्स. तो अब हम कुछ रिकॉल करेंगे यहाँ से जो हमने ये प्रूफ किया. अब इसकी प्रूफ के आगे क्या है, द ग्रुप Sn इज कॉल्ड सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n. तो हम जो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ग्रुप है, और इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक ग्रुप कहेंगे ऑफ डिग्री n. तो अगर हमारे पास n जो है वो 1 के इक्वल आता है, तो हमें अब कॉम्यूटेटिव के लिए प्रूफ कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है. तो कॉम्यूटेटिव मैंने निकालना आपको सिखाया है, प्रोडक्ट निकालना सिखाया है, दैट इज कंपोजिशन सीधे निकालना. कहते हैं अगर एक ही एलिमेंट है तो एक एलिमेंट में प्रोडक्ट निकालो नहीं निकालो वो सेम, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर उधर एक एलिमेंट है उधर एक एलिमेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो ट्रू है, ठीक है. अगर दो एलिमेंट्स हैं इस केस में, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया Sn में एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट होना ज़रूरी है क्योंकि ग्रुप है, और दूसरा वाला दूसरा है. हमें पता है एक एलिमेंट अगर नॉर्मल होगा और एक आइडेंटिटी होगा, तो उसको आइडेंटिटी के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम एलिमेंट आंसर देगा. इसका मतलब है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तब भी ये क्या है, कॉम्यूटेटिव है. क्यों? क्योंकि कंपल्शन है ना, एक तो नॉर्मल एलिमेंट है वो इधर भी होगा, दूसरा वाला कंपल्सरी है कि वो आइडेंटिटी होगा, बट आइडेंटिटी को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो घूम फिर के एक ही एलिमेंट मिल रहा है एक्सेप्ट आइडेंटिटी, तो तब भी वो एबिलियन है. लेकिन अगर मैं मोर देन 3 एलिमेंट्स लेती हूँ, तो जब n में 3 लेती हूँ तो उसमें परमुटेशन 3 एलिमेंट्स के लिए कितनी बनती है, n फैक्टोरियल यानी 6. 1 2 3 4 5 6. तो सेट में सारे एलिमेंट्स आएंगे. आइडेंटिटी भी आया, लेकिन आइडेंटिटी के अलावा भी तो बहुत सारे एलिमेंट्स आए ना, तो उन सब का आइडेंटिटी के साथ मैं एक टाइम पे एक एलिमेंट का प्रोडक्ट करूँगी, देन इट इज़ ओके, वो एबिलियन हो सकता है, कॉम्यूटेटिव हो सकता है. लेकिन जब मैंने ये दो का किया जिसमें दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स नहीं हैं, ये अलग है, ये भी एक सेट है, तो उस केस में ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है. सो Sn इज़ नॉट एन एबिलियन ग्रुप फॉर n ग्रेटर देन 3. ग्रेटर देन एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना, 3 के लिए भी तो नहीं है, ठीक है. अब हम आते हैं इस एग्जाम्पल के ऊपर. सो हमारे पास डेफिनेशन क्या दी हुई है, कहता है किसी भी परमुटेशन को साइक्लिक परमुटेशन तब कहते हैं अगर उसके एलिमेंट जो हमें दिए हैं x1 x2 x3 जो भी है, x1 की वैल्यू है x2, फिर x2 की वैल्यू जो है वो x3 है, फिर x3 की वैल्यू x4 है, नेक्स्ट, ठीक है. इसकी फुट में जो है फिर नेक्स्ट वाले में ऊपर वही होना चाहिए. बीच में डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, बट हमने सिर्फ परमुटेशन साइक्लिक परमुटेशन में वही लेने हैं. जैसे x1 के बाद x2 है, फिर हमने नेक्स्ट में x2 लेना है, फिर उसका x3 है, फिर नेक्स्ट में x3 लेना है. सिमिलरली बीच में कहीं पर जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वही एलिमेंट भी आएगा कहीं ना कहीं पे डिनोमिनेटर में, यानी xm का x1, ठीक है. इसको बोलते हैं परमुटेशन. और लेंथ क्या होती है इस परमुटेशन की, जितने आपके रिपीट हो रहे हैं, बीच में अगर जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उन्हें नहीं गिनना है. फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, ये परमुटेशन हम डिफाइन कर रहे हैं. कहते हैं एक साइक्लिक परमुटेशन को साइकिल भी कहते हैं. ये हमारा परमुटेशन है यहाँ पे, ठीक है. 1 4, इसके बाद हमें सीधे 4 देखना है, 4 7 देखना है सीधे, 7 9, ठीक है. 9 के बाद सीधे 9 10 और 10 1. साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 से, और 1 पे ही ख़त्म हुआ है. बीच में जो भी आ रहा था बच्चे उससे हमें कोई मतलब नहीं है. हमने सिर्फ देखा साइक्लिक परमुटेशन के एलिमेंट्स कितने थे, वो थे 1 4 7 9 10. दिस इज़ ए साइक्लिक परमुटेशन.
ठीक है। अकॉर्डिंगली मैं इन नंबर्स को हटा भी सकती हूँ बीच में से, यानी ये जो 2 2 3 3 5 5 6 6 जो सेम सेम है, अकॉर्डिंगली इनको मैं बीच में ऐड भी कर सकती हूँ अगर मुझे कहीं पे ऐड करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मेरे सेट में अगर 10 एलिमेंट्स हैं, मेरी साइक्लिक परम्यूटेशन में तो कितने बन रहे हैं, लेंथ कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 लेंथ है। अब मैं इसको वापस से 10 का बनाना चाहूँ तो मैं जो भी एलिमेंट्स बीच में मिसिंग है, यानी 2 है, 3 है, यहाँ पे क्या है 5 है, 6 है, तो मैं उनको ऐसे ही लिखूँगी 2/2 3/3, अंडरस्टूड है कि फिर इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो परम्यूटेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो साइक्लिक कैसे बन रही है, 1 2, फिर 2 से 3, यानी एक एलिमेंट आ गया 1, एक आ गया 2, फिर 3 से 4, हाँ 4 से 5, सबका ही बन रहा है। सो ये सारे एलिमेंट्स आ गए। सिमिलरली नेक्स्ट का भी ऐसे ही चेक करना है, ऐसे ही आपको चेक करना है। ये लेंथ 7 का है, लेंथ 8 का है, सारे एलिमेंट्स काउंट नहीं हो रहे बीच में, ठीक है। सो लेंथ भी मैंने आपको निकालना सिखा दिया। अब डिसजॉइंट साइक्लिक परम्यूटेशंस क्या होती हैं। डिसजॉइंट साइक्लिक परम्यूटेशंस में आपके पास क्या है, दो साइक्लिक परम्यूटेशंस को डिसजॉइंट हम तब कहते हैं अगर एक साइकिल के जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे साइकिल से नहीं मिलते हैं। ऑब्वियसली डिसजॉइंट तभी होंगे ना जो सेम तभी नहीं होंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले एक परम्यूटेशन में मैंने लिया हुआ है साइक्लिक परम्यूटेशन से, याद रखना 1 2 5 और 9। इसका मतलब हो गया 1 से हम जा रहे हैं 2, फिर 2 से जा रहे हैं 5, फिर 5 से जा रहे हैं 9, फिर 9 से जा रहे हैं वापस 1, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे ख़त्म होता है। फिर इसके भी है, दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है, इनको बोलेंगे डिसजॉइंट साइक्लिक परम्यूटेशन। अब कहता है कि कोई भी परम्यूटेशन जो होता है आप उसको प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइक्लिक परम्यूटेशंस बना सकते हो, खुद से बना सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है 1 से लेके 5, उसके बाद आप क्या ले रहे हो 5 से लेके 3, ठीक है, तो बन गया 1 5 3 और 6। इसी तरीके से सिमिलरली दूसरी परम्यूटेशन बीच में बन रही है, दैट इज़ 2 से लेके 8, फिर मेरे को 8 वाला देखना है, 8 से लेके 7, फिर 7 से देखना था, 7 से लेके 2, 2 से स्टार्ट हुआ 2 से ख़त्म हुआ, यहाँ पे आया 2 8 और 7, ये आ गया 2 8 7। दूसरी परम्यूटेशन तीसरी भी बन रही है 4 से लेके 9, फिर मैंने देखना है 9 से लेके 10, 10 से लेके 4, 4 से स्टार्ट हुआ 4 से ख़त्म, 4 9 10। ये 3 परम्यूटेशंस बन रहे हैं साइक्लिक परम्यूटेशंस, और तीनों के तीनों डिसजॉइंट है, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक परम्यूटेशन। अब कहता है जो भी दो साइक्लिक परम्यूटेशंस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, डिसजॉइंट तो होते हैं लेकिन वो कॉम्यूटेटिव होते ही होते हैं। पीछे क्या पढ़ा आपने, जो आपके परम्यूटेशन नॉर्मल परम्यूटेशंस जो थे आपके वो कॉम्यूटेटिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट यहाँ कह रहा है जो डिसजॉइंट साइक्लिक परम्यूटेशंस होते हैं वो कॉम्यूटेटिव होते ही होते हैं। यानी अगर दो परम्यूटेशंस मैं ले रही हूँ किसी सेट में, मैंने यहाँ P1 ले लिया और P2 ले लिया, एक परम्यूटेशन डिफाइन किया 1 4 8 और 3, और दूसरा मैंने डिफाइन किया 5 2 7 और 6, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है यानी P1 इंटू P2 और P2 इंटू P1 दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आते हैं P1 इंटू P2, P1 P2, ठीक है। P1 को कैसे लिखोगे, आपको आता है ना, साइक्लिक परम्यूटेशन है, 1 से लेके 4, 4 से लेके 8, 8 से लेके 3, 3 से लेके वापस 1, 5 से लेके 2, 2 से लेके 7, 7 से लेके 6, 6 से लेके वापस 5, बन गए परम्यूटेशन। बट इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 8। अब जो बीच में रह गए थे उनको सेम सेम लिखना है, 2 2 5 5 6 6 7 7, इधर भी जो बीच में रह गए थे उनको सेम लिखो। अब दोनों का प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, वैसे ही आपने जो आपने निकालना था 1 पे निकालना है, पहले P2 की इमेज बनी निकलेगी, जैसे मैंने आपको मैपिंग में करना सिखाया वैसे करना है। दिस इज़ लेफ्ट अप टू यू, मैपिंग बनाना और इसको करना, ठीक है। तो आपने देखनी है, फिर 1 पे इमेज क्या आ रही है। सिमिलरली फिर P2 इंटू P1 करोगे, यानी पहले P1 की इमेज निकालोगे फिर उसके बाद P2 की इमेज निकालोगे, तो यहाँ से आ जाएगी दोनों ही आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अब है लास्ट जो हम पढ़ लेते हैं छोटी सी डेफिनेशन, दैट इज़ ए साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। अब देखो साइक्लिक परम्यूटेशन में लेंथ कुछ भी निकल रही है, किसी की 2 किसी की 3, मिनिमम 2 तो होगी है ना, जहाँ से स्टार्ट की वहाँ पे ख़त्म, ठीक है। 1/2 2/1 मिनिमम 2 तो लेंथ होनी ही चाहिए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 तो होनी ही चाहिए उसमें। तो कहता है जो भी जिसकी भी लेंथ 2 होती है साइक्लिक परम्यूटेशन की, उसको आप क्या बोलते हो, ट्रांसपोजिशन। तो आगे क्या पढ़ रहा है, आगे बोल रहा है जैसे P इज इक्वल टू 2 3, दो ही एलिमेंट्स है, यानी 2 से लेके 3, 3 से लेके 2, ये साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ लेंथ 2, और क्या बोलोगे आप, ट्रांसपोजिशन। कहता है एवरी साइक्लिक परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। ऑब्वियसली जो भी साइक्लिक परम्यूटेशन होती है आप उसको खुद से 2 के ग्रुप में डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन कर सकते हो, जैसे ये परम्यूटेशन है 1 2 3, ये एक साइक्लिक परम्यूटेशन है, इसका मतलब हो गया 1 से लेके 2 जा रहा है, 2 से लेके 3 जा रहा है और 3 से लेके 1 जा रहा है। खुद से अगर मुझे इसको साइक्लिक परम्यूटेशन ये ट्रांसपोजिशन बनाना है तो मुझे ऐसे लिखना है 1 और 2 फिर 1 और 3, ठीक है। सिमिलरली आपने क्या करना है, अगर 4 एलिमेंट होते हैं तो फिर 1 और 4, पहला लेना ही लेना है, फिर एक बार दूसरा, फिर एक बार तीसरे के साथ, एक बार चौथे के साथ। तो लिखने का तरीका क्या हो जाता है, जैसे 1 2 और 1 3 लिखने तीनों एलिमेंट्स हैं, बट तीसरा वाला क्या आ जाएगा फिर सेम 3/3,
3। और लिखने का तरीका 1 से लेके 2, फिर 2 से लेके 1, 1 से 3 का 3, ठीक है। यहाँ 2 मिसिंग है तो 2/2। नॉर्मल प्रोडक्ट निकालो, वो वापस से आपका P ही निकलेगा जो आपको दिख रहा है, ठीक है। घूम फिर के 3 ही एलिमेंट निकलेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इसीलिए हमारे पास ये रिजल्ट आ गए हैं। कहता है अब छोटा सा नोट लिखा है आगे कि सिंस एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइक्लिक परमुटेशन, एवरी साइक्लिक परमुटेशन कैन बी प्रोडक्ट रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। वही जो मैंने आपको ऊपर बताया कि कोई भी आपका नॉर्मल जो साइक्लिक परमुटेशन है उसको मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख सकती हूँ। और पीछे मैंने लिखा कि कोई भी जो आपका परमुटेशन होता है उसको मैं साइक्लिक डिसजॉइंट साइक्लिक परमुटेशंस के प्रोडक्ट में लिख सकती हूँ। तो डिसजॉइंट साइक्लिक परमुटेशंस को मैं अगर साइक्लिक है तो साइक्लिक परमुटेशंस को कैसे लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस, ठीक है। यानी परमुटेशंस को आप अगर वो साइक्लिक नहीं है तो डिसजॉइंट साइक्लिक परमुटेशंस के प्रोडक्ट में लिख सकते हो, और अगर साइक्लिक परमुटेशन है तो साइक्लिक परमुटेशंस को आप प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिख सकते हो, है ना। साइक्लिक है तो उसको छोटे छोटे ट्रांसपोजिशन में कर दो डिवाइड, ठीक है। तो हमने कर दिया उसको डिवाइड और फिर हमने आगे इसको लिख दिया। सो आपके लिए मैं ये कर रही हूँ एक प्रोडक्ट, यहाँ पे P1 ये है, P2 ये है। बताना क्या है कि कॉम्पिटिटिव होता है, मैं निकाल रही हूँ P1 इंटू P2, फिर P2 इंटू P1 आप लोग खुद निकालोगे, P1 इंटू P2। ठीक है। P1 को आप कैसे लिख सकते हो, आपके सेट में एलिमेंट्स थे कितने पहले वो देखो। सेट में एलिमेंट्स थे मेरे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सारे ही लिखने हैं एलिमेंट्स। जो परमुटेशन बनेगा दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। यहाँ पे भी जो परमुटेशन बनेगा, सॉरी 7 के बाद 8 भी है आई गेस, हाँ 8 भी है, 7 8। यहाँ पे भी 8 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। थोड़ा जल्दी बताती हूँ। तो ये परमुटेशन बनेगी यहाँ से, पहले तो ये 1 से लेके 4 तक है, 1 से लेके 4, फिर 4 से लेके 8, फिर 8 से लेके 3, फिर 3 से लेके 1, ये होगी परमुटेशन का। बाकी सबको क्या लिखना है, सेम। सिमिलरली यहाँ पे भी ये हो जाएगा 5 से लेके 2, फिर 2 से लेके 7, 7 से लेके 6 एंड देन 6 से लेके 6 से लेके स्टार्ट कहाँ से किया था, 5 से, 6 से लेके 5 एंड बाकी का सेम 1 3 4 8, ठीक है। तो करते हैं इसमें, सबसे निकलेगा P1 इंटू P2, ठीक है। ये है आपके इसके एलिमेंट्स। इसकी सबसे पहले इसकी इमेज क्या आ रही है, 1 की 1 आ रही है। सो P1 ऑफ 1, P2 ऑफ P2 ऑफ 1, P1 ऑफ P2 ऑफ 2। कैसे निकालना है, 2-3 एलिमेंट्स का बताती हूँ। तो सबसे पहले P2 की इमेज निकलेगी। P2 1 पे क्या दे रहा है, P2 1 पे दे रहा है आपको 1 ही, और P1 1 पे क्या दे रहा है, 4। तो यानी P1 इंटू P2 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 पे वो दे रहा है आपको 4 इमेज। क्लियर। अब आते हैं P2 ऑफ 2, P2 2 पे कितना दे रहा है, 7। तो यहाँ P1 ऐसे ही रहा, 7 आ गया। P1 7 पे क्या दे रहा है, 7, तो यहाँ पे आ गया सेकेंड एलिमेंट का 7। सिमिलरली P1 ऑफ P2 ऑफ 3, तीसरे एलिमेंट का निकालते हैं। तो P2 ये वाला है ना, तो P2 पे सबसे पहले 3 पे 3 दे रहा है, तो इसका मतलब हो गया P1 ऑफ 3। तो P1 3 पे कितना दे रहा है, 1, तो तीसरा इमेज आ गई 1। सिमिलरली आप इनके भी निकालोगे। दिस कंप्लीट्स।